हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 6 गणित का दूसरे अध्याय के लास्ट पार्ट पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप। प्रतिरूप शब्द से ही आप समझते हैं किसी भी चीज की दूसरा रूप के रूप में, दूसरे मॉडल के रूप में किसी चीज को प्रदर्शित कर देना। उसी तरह आपको इन पूर्ण संख्याओं का भी प्रतिरूप देखने को मिलता है। प्रतिरूप के रूप में आप एक उदाहरण के रूप में देखें, जैसे किसी लाइन को खींच लें, आयत बना लें, वर्ग बना लें, त्रिभुज बना लें और उसमें बिंदुओं को अंकित करें। जैसे लाइन हमने खींच दिया, इस पर लाइन खींच दें, इस पे बिंदुओं को अंकित करें, 1 2 3 4। तो देखिए एक सीधी लाइन पे 4 बिंदु आ गए, एक रूप हो गया। यदि किसी लाइन पर 2 ही बिंदु हैं तो दूसरी संख्या का प्रतिरूप है। यदि इसी तरह आपको दूसरा प्रतिरूप देना रहे वर्ग के रूप में, तो लाइन के रूप में आप सभी संख्याओं का प्रतिरूप प्रदर्शित कर सकते हैं। या 4 का प्रतिरूप लाइन के रूप में हो गया, या 2 का हो गया, 3 का करना चाहें, 6 का करना चाहें, लाइन में इस तरह लाइनिंग संख्या रेखा खींचकर आप कर सकते हैं। लेकिन यही आपको वर्ग के रूप में करना चाहे का वर्ग के रूप में करने के लिए मान लीजिए इन बिंदुओं को दर्शाते हैं, तो वर्ग कैसा होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं, लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो जब इस तरह बराबर होगा तो हमें ऐसे अंक चाहिए जिनका मान चारों तरफ से क्या हो, समान हो। जैसे हम किसी संख्या रेखा को अलग से लेकर एक संख्या रेखा ले लिए, इस पे 2 अंक दिखा दिया, दूसरी संख्या रेखा यह ली, इस पे 2 अंक यह लिए, या इस तरह देखिए मिलाएं तो वर्ग के रूप में हो गया। तेरी वर्ग होने के लिए किसका हो सकता है, 4 का हो सकता है, 9 का हो सकता है। 9 का कैसे, 3 अंकों का हो जाएगा कि नहीं। इस तरह वर्ग का मकसद ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से वर्ग यानी वर्गमूल उसका निकाला जा सके। तीसरी चीज आपको आती है त्रिभुज के बारे में बता दें। यह तो वर्ग हो गया, चाहे आयत के रूप में लिख लें। अब त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की आकृति आप जानते हैं, एक 3 रेखाओं से मिली हुई आकृति इस तरह की, यानी ऐसे अंक जो त्रिभुज के रूप में प्रदर्शित करते हो। जैसे देखें 3 1 2 3, इनको देखिए हो रहे हैं 6 1 2 3 4 5 6, देखिए ये भी त्रिभुज के रूप में आ जाएंगे, हो गए नहीं हो। तो इस तरह जब हम किसी संख्याओं को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रदर्शन को संख्याओं का प्रतिरूप कहते हैं, उसके रूप में प्रदर्शन करना होता है। इसके अलावे आपको एक चीज और बता दें, संख्याओं के प्रतिरूप के रूप में देखना। यदि अब आप लोग देखें प्रतिरूपों को देखना कैसे करेंगे। यदि किसी संख्याओं में किसी संख्या को प्रतिरूप में देखना रहे तो कैसे हम लिखेंगे। मान लीजिए हमें 116 लिख रहे हैं, इसमें 9 जोड़ना है। क्या करना है, 9 जोड़ना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 116 धन 10 ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 126 ऋण 1 बराबर कितना आ गया, 125। अब इसमें 116 में 9 जोड़े तो मान कितना आएगा, 125। उसी तरह आपको 116 में से 9 घटाना रहे, 116 से 9 घटाना रहे तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हम यह करते हैं कि 116 धन की जगह तो क्या हो जाएगा, ऋण 10 धन 1। अब इसे कर दे, 116 में से 10 घटा दे, कितना बचा, 115 और धन 1 कितना हो गया, 110 घटाएंगे 106 बचा, कितना बचा 106, और धन जोड़ 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 107। इसमें से 9 घटाएं, आपका इतना मान मिलेगा। इसी तरह आप अन्य संख्याओं का भी कर सकते हैं। 9 का 99 का करना रहे
यदि मान लीजिए 26 धन 99 करना है, इसको प्रतिरूप में लिखना रहे, क्या लिखेंगे? 26 धन 100 ऋण 1, क्या हो जाएगा? 126 ऋण 1 बराबर कितना हो गया? 125। 99 जोड़ दे तो 99 घटाना रहे तो 26 ऋण 99 बराबर हो जाएगा 25 ऋण 100 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 75 धन 1 कितना हो गया? 74। 26 तो 26 है, 25 26 में से 100 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 और 9 में से 74 और धन 1 बचा, कितना हो गया? 75। तो इस तरह आप मान निकालेंगे। अब इसी तरह आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्नावली में क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन को आपको दिया गया है कि बताइए इसमें कौन संख्या शून्य को प्रदर्शित नहीं करती है। आप जानते हैं किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करें तो भी शून्य होता है, किसी भी संख्या में शून्य में किसी संख्या से भाग दें तो भी शून्य होता है, और शून्य में शून्य का गुणा करें या जोड़ें, शून्य में शून्य को जोड़ें दोनों तब भी मान क्या आता है? शून्य आता है। लेकिन किसी संख्या में शून्य को जोड़ें तो मान शून्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उसमें आप देखें तो क्वेश्चन में एक पहले भाग में दिया है 1 धन शून्य, यानी यह शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है यानी किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल शून्य होता है तो क्या यह शर्त लागू होगा? या तो दोनों संख्याएं शून्य है, चाहे उसमें से कोई एक संख्या शून्य है। तो वह उदाहरण देखिए, यही मैं बताकर दिखाकर दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए 0 गुणे 0, या दोनों संख्याएं हो गई। क्वेश्चन 2 के लिए या क्वेश्चन 1 के लिए था, क्वेश्चन 2 के लिए है 0 में 0 का गुणा करें तो भी 0 होगा, किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो भी 0 होगा, किसी या 0 में किसी संख्या से गुणा करें क्रम विनिमय के नियम के अनुसार तो भी 0 होगा। यानी हम यह जानते हैं या तो वह उन दोनों संख्याएं शून्य होंगी या दोनों में से कोई एक संख्या शून्य होगी, तभी वह मान शून्य हो सकता है, नहीं तो शून्य नहीं होगा। इस तरह आप बाकी क्वेश्चन हल करेंगे, बाकी बाद में। देखिए इसके पहले जो प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन मैं उस तरह उदाहरण रूप में भी बता दिया था, अब फिर से भी देख लें। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा देखे दिया गया है, पहले क्वेश्चन में 1 धन 0, 0 गुणे 0, 0/2, 10 ऋण 10/2, 10 में से 10 घटाएंगे 0 हो गया 0/2। यानी यह सारी संख्याएं 0 में 0 का गुणा करें, 0 में की संख्या से भाग दें तो भी मान 0 होगा। लेकिन पूछा गया कौन संख्या 0 नहीं होगी, यानी 1 में 0 जोड़े तो 1 बच जाएगा। 0 एक तत्समक होता है, जो इसके पहले बताया गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह पूछा गया है कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल 0 होता है, तो क्या शर्तें होनी चाहिए? तो देखिए दो संख्याएं, या तो दोनों संख्याएं शून्य हो, 0 में 0 का गुणा करेंगे 0 होगा, किसी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो भी 0 होगा, या 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो भी 0 होगा। यानी या तो दोनों संख्याएं शून्य होनी चाहिए या तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या शून्य होनी चाहिए, तो भी मान 0 होता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1 होगा, क्या उसमें यह बता सकते हैं कि दोनों संख्याएं 1 होंगी क्या, या दो में से कोई एक संख्या 1 होगी? देखिए इसके लिए दो संख्याओं का गुणनफल का उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए 1 गुणे 1 लिख रहे हैं तो इसका मान तो 1 होगा। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या बदल जा रही, दूसरी संख्या 5 हो गई और 1 का गुणा करें तो 5 होगा, जो कि दिए गए उत्तर के बराबर 1 नहीं हो रहा है, 1 नहीं होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल तभी 1 होगा
जब वे दोनों संख्याएं केवल एक हों, दो नहीं हो, यानी दोनों संख्याएं एक होंगी, 2 गुणे 2 भी करेंगे तो भी नहीं होगा, 2 गुणे 2 कर दो क्या हो जाएगा 4। आप सुनने में आकर है कि हमने कहा है एक होनी चाहिए, यानी दोनों एक ही तरह की संख्या हैं, लेकिन एक नहीं है, एक का मतलब 1 होना चाहिए, 1 गुणे 1 बराबर 1 ही होता है, बाकी कोई सी संख्या का आपस में गुणा करेंगे वह 1 के बराबर नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन इस तरह उत्तर हो गया। अब चौथा क्वेश्चन में वितरण के नियम का प्रयोग करना है और यही प्रतिरूप के रूप में आपको क्वेश्चन हल करना है। जैसे दे दिया गया 728 गुणे 101, या तो इस 101 का 728 में गुणा कर लें, नहीं तो 101 को तोड़ दीजिए, 728 गुणे 100 धन 1 कर लें, 101 हो जाएगा। अब इसका फिर से बारी बारी गुणा कर दें, 728 में 100 का गुणा कर दें और 1 में 100 का 728 का गुणा करें, 728 हो जाएगा। अब उनको पूरा लिखकर जोड़ दें तो मान आपको मिल जाएगा। सेम टू सेम उसी तरह आपको तीसरा भाग मैं बता रहा हूं, इसमें दिया है 4275 गुणे 125, इसमें दो तरह से गुणा कर सकते हैं, या तो 4000 को ही बदल दें, हमने 125 को बदल कर दिखाया है, तो 125 वाला भी गुणा करेंगे, 4275 गुणे 100 धन यहाँ होगा, धन, क्योंकि 125 को जोड़ेंगे 100 धन 25 हो रहा, धन 4275 गुणे 25, इन दोनों का अलग अलग गुणा करके तब जोड़ दें। दूसरी चीज 4275 को ही बदल दीजिए, 4275 को आप दो रूप में 4000 धन 275 कर सकते हैं, गुणे 125 कर दें तो भी मान आ सकता है। इस तरह आप हल करेंगे और बाकी भाग आप पूरा कर लेंगे। अब अगला चैप्टर अगले